जब मैंने अपने घर के अंदर एक स्लो मोशन वीडियो बनाया तो मैंने देखा कि यह ट्यूब लाइट टिमटिमा रही है। क्या यह कैमरे की समस्या है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर मैं बाहर किसी रोशनी में वही स्लो मोशन वीडियो बनाता हूं तो मुझे कोई टिमटिमाहट नहीं दिखाई देती है। इसलिए स्पष्ट है कि ट्यूब लाइट किसी कारण से टिमटिमा रही है, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो में हम दो अलग अलग प्रकार की विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। तो धारा यानी कि करंट दो प्रकार की होती है। एक को डीसी कहते हैं, जिसका मतलब है डायरेक्ट करंट, हिंदी में कहें तो एकदिष्ट धारा, और दूसरी को एसी कहते हैं, जिसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में कहें तो प्रत्यावर्ती धारा। तो इनमें अंतर क्या है? डायरेक्ट करंट एक दिशात्मक धारा है, यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि धारा सिर्फ एक दिशा में बहती है। अगर आप इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों को देख पाएं तो आप उन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि जब धारा शुरू होती है तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में एक ही गति से चलने लगते हैं, इस तरह से। और चूंकि धारा का मान हर समय समान रहता है, हम देखेंगे कि बल्ब लगातार एक ही चमक के साथ जलता रहता है। एक दिशात्मक धारा डीसी, डायरेक्ट करंट। आपकी बैटरियां आमतौर पर इसी प्रकार की धारा प्रदान करती हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्या? यह वह जगह है जहां धारा लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। पहले धारा इस दिशा में बहेगी कुछ इस प्रकार से, और फिर विपरीत दिशा में बहेगी, और फिर से उसी दिशा में बहेगी। इसी प्रकार यह आगे पीछे होती रहेगी। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉनों को देख पाएं तो आप देखेंगे कि धारा इस तरह आगे पीछे हो रही है, आगे पीछे, आगे पीछे। लेकिन ऐसा होने से हमारा बल्ब क्यों टिमटिमाता है? ऐसा क्यों होता है? आइए इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा ध्यान से देखें और इसे स्लो मोशन में देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे होते हैं तो ध्यान दें कि दिशा बदलने के समय वे पहले रुकते हैं, फिर दिशा बदलते हैं और वापस जाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर दिशा बदलकर आगे जाते हैं, रुकते हैं, पीछे जाते हैं, आगे आते हैं, पीछे जाते हैं, आगे आते हैं, और ऐसे चलता रहता है। हर बार जब धारा रुकती है तो इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, धारा शून्य हो जाती है, और जब धारा शून्य होती है तो यहाँ का फिलामेंट थोड़ा ठंडा हो जाता है, और जब फिलामेंट ठंडा होता है तो बल्ब थोड़ा मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। वैसे धारा जब शून्य होती है तो बल्ब पूरी तरह क्यों नहीं बंद हो जाता? क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं धारा बहुत जल्दी वापस आ जाती है, इसलिए यह सिर्फ एक सेकंड के अंश के लिए रुकती है, और इसी दौरान फिलामेंट थोड़ा ठंडा होता है और फिर गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, और इसी वजह से हम बल्ब को इस तरह टिमटिमाते हुए देखते हैं। और आपको क्या लगता है कि यह 100 बार प्रति सेकंड क्यों टिमटिमाता है? क्योंकि भारत में हमें मुख्य आपूर्ति से जो धारा मिलती है वह अपनी दिशा 100 बार प्रति सेकंड बदलती है। इसे लिख लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। धारा अपनी दिशा बदलती है, यानी कि करंट चेंजेस, लिखते हैं, और यह लगभग 100 बार प्रति सेकंड बदलती है। तो करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 100 टाइम्स पर सेकंड। इसका मतलब है कि धारा एक सेकंड में 100 बार शून्य होती है, और इसलिए जब धारा शून्य होती है तो हमारा फिलामेंट एक सेकंड में लगभग 100 बार ठंडा होता है, और परिणाम स्वरूप हम बल्ब को मंद होते हुए और फिर चमकते हुए देखते हैं, लगभग 100 बार प्रति सेकंड। और निश्चित रूप से ट्यूबलाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह प्रत्यावर्ती धारा की वजह से टिमटिमा रही है। अब आपके मन में और सवाल आ सकते हैं, जैसे कि हम 100 बार प्रति सेकंड ही क्यों चुनते हैं, या हम अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग ही क्यों करते हैं? हम इन सवालों के जवाब वीडियो के अंत में देंगे, लेकिन पहले मैं जल्दी से बताता हूं कि धारा के दिशा बदलने की गति को दर्शाने का मानक तरीका क्या है। इसे दर्शाने का मानक तरीका एक संख्या के रूप में है, जिसे आवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये इसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से दर्शाती है। धारा के दिशा बदलने की संख्या के बजाय यह बताती है कि प्रति सेकंड धारा कितनी बार या कितने चक्रों से गुजरती है, यानी कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। इंग्लिश में कहें तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। इस तरह से करने का एक फायदा यह है कि जब हम इसके गणित को देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक बहुत अच्छी संख्या है, जिसे हमारे सूत्रों में उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ चक्र शब्द यानी कि साइकिल शब्द का अर्थ है जब भी चीजें आगे पीछे होती हैं उनकी गति खुद को दोहराती है, वह विशेष गति जो दोहराना शुरू करती है, हम उसे एक चक्र कहते हैं। मैं और स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए हम अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लाते हैं,
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे जा रहा है या आगे जाता है, फिर दिशा बदलकर पीछे आता है, फिर दिशा बदलकर आगे जाता है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। यही हमारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अब ध्यान दें, जब यह एक बार आगे जाता है और फिर वापस आता है और एक बार दिशा बदलता है तो गति खुद को दोहराती है। यह पहले जैसी ही होती है, फिर पीछे जाता है और फिर दिशा बदलता है, फिर से गति दोहराती है। इसलिए जब गति दोहराती है यहाँ पर, जब यह दिशा बदलता है, तो हम कहेंगे कि यह एक चक्र है। ये एक चक्र है। क्या ये समझ में आता है? यह एक चक्र है। तो चक्र वह हिस्सा है जो खुद को दोहराना शुरू करता है और इसके बाद अगला चक्र शुरू होता है, अगली साइकिल शुरू होती है। फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है और दिशा बदलता है तो वह चक्र समाप्त होता है और अगला चक्र शुरू होता है। तो यह चक्र संख्या 2 है और फिर यह चक्र संख्या 3 है। और आवृत्ति मूल रूप से यह दर्शाती है कि प्रति सेकंड यह इलेक्ट्रॉन कितने चक्रों से गुजरता है। अब यहाँ एक सवाल है, यह देखते हुए कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 100 बार दिशा बदलता है, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि यह एक सेकंड में कितने चक्रों से गुजरता है? ये संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या आप वीडियो को रोक कर इसके बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। चूंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी बार दिशा बदलता है, आवृत्ति पता करने के लिए हम यह देख सकते हैं कि एक चक्र में इलेक्ट्रॉन ने कितनी बार दिशा बदली। तो पहले चक्र को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, यहां पर दिशा बदलता है, तो इलेक्ट्रॉन ने यहां एक बार दिशा बदली। फिर यह वापस आता है और चक्र तब समाप्त होता है जब यह फिर से दिशा बदलता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, अगला चक्र तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक आप दिशा नहीं बदलते। तो इलेक्ट्रॉन अपना पहला चक्र तब समाप्त करता है जब वह फिर से दिशा बदलता है। इसलिए एक बार दिशा यहां बदलता है, दूसरी बार दिशा यहां बदलता है। तो एक चक्र में इलेक्ट्रॉन 2 बार दिशा बदलता है। ये बात महत्वपूर्ण है। अब दूसरे चक्र में भी यही होता है। इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, फिर दिशा बदलता है, पीछे आता है, फिर दिशा बदलता है और अगले चक्र के लिए तैयार होता है। फिर आगे जाता है, दिशा बदलता है, पीछे आता है, दिशा बदलता है। तो एक चक्र में इलेक्ट्रॉन 2 बार दिशा बदलता है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। एक चक्र में इलेक्ट्रॉन 2 बार दिशा बदलता है, तो एक साइकिल में इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स डायरेक्शन 2 टाइम्स। तो एक साइकिल यानी कि एक चक्र में 2 बार दिशा बदलता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन 100 बार दिशा बदले तो यह कितने चक्रों में होगा, कितने साइकिल्स में होगा? ध्यान दें, चक्रों की संख्या दिशा परिवर्तन की संख्या से आधी होगी। तो अगर यह 100 है यानी कि इलेक्ट्रॉन 100 बार दिशा बदलता है, तो इसका मतलब है कि कितने चक्र होंगे? यह 100/2 होंगे यानी कि 50 चक्र होंगे। तो उत्तर होगा 50 चक्र, 50 साइकिल्स। तो इस मामले में हम कहेंगे कि आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है। तो इसे यहां लिखते हैं 50 चक्र प्रति सेकंड, 50 साइकिल्स पर सेकंड। चक्र प्रति सेकंड को अक्सर हर्ट्ज भी कहा जाता है, वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर। तो ध्यान दें, अगर धारा एक सेकंड में 100 बार दिशा बदलती है या शून्य पर आती है, तो इसका मतलब है कि आवृत्ति उसकी आधी यानी कि 50 हर्ट्ज होगी। और चूंकि यह भारत में चुना गया मानक है, या भारतीय मानक है, इंडियन स्टैंडर्ड है, इसका मतलब है कि भारत में हर जगह हमें प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति लगभग 50 हर्ट्ज मिलती है। तो यह भारतीय मानक है, इंडियन स्टैंडर्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह संख्या लगभग 120 बार प्रति सेकंड है, जिसका मतलब है कि आवृत्ति 60 हर्ट्ज होगी। तो अमेरिका में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति लगभग 60 हर्ट्ज मिलती है, 60 हर्ट्ज मिलती है। ठीक है, अब बस यहाँ पर इतना ही। अब चलिए वापस उन सवालों पर आते हैं जो वीडियो खत्म करने से पहले आपके मन में आ सकते हैं। एक सवाल जो आप सोच रहे होंगे वह यह है कि क्यों 100 बार प्रति सेकंड, कोई और संख्या क्यों नहीं? वैसे अगर संख्या बहुत कम हो, मान लीजिए ये 2 या 3 बार प्रति सेकंड हो, तो टिमटिमाहट हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देगी, है ना? और उस स्थिति में यह बहुत असुविधाजनक होगा, इसलिए यह बहुत कम नहीं हो सकती। और अगर आप इसे बहुत अधिक बना दें तो कुछ अन्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और इसलिए यह पर्याप्त रूप से उच्च होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यह भारत में लगभग 100 है और अमेरिका में 120। अब एक और सवाल है जो कि आखिरी सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। वो ये है कि आप सोच रहे होंगे कि पहले स्थान पर एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा क्यों चुने, हम डीसी अर्थात एकदिष्ट धारा के साथ क्यों नहीं जा सकते, इसमें क्या समस्या है? तो यह वास्तव में एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि यह पता चलता है कि इसका संबंध शक्ति स्थानांतरण की दक्षता से है।
यानी कि पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी से। तो चलिए थोड़ा विस्तार से इसे देखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए आपके पास पावर स्टेशन है, यहाँ से बिजली इलेक्ट्रिक पोल से आपके घरों तक आती है। अब चूंकि पावर स्टेशन बहुत दूर है, इसका मतलब है बिजली को बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी, और चूंकि हमारे आसपास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को बहुत अधिक होना चाहिए, विद्युत धारा को बहुत अधिक होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन केबल्स को बहुत अधिक करंट ले जाना होगा। ट्रांसमिशन केबल्स वह तार हैं जिनके माध्यम से विद्युत धारा स्थानांतरित होती है। अब ट्रांसमिशन वायर यानी कि स्थानांतरण तार में बहुत अधिक करंट ले जाने की समस्या यह है कि यह तार को गर्म कर देता है और बहुत अधिक रूप से ऊष्मा पैदा करता है। ऊष्मीय ऊर्जा की हानि होती है और वह विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब है कि अधिकांश बिजली ऊष्मा के रूप में बर्बाद हो रही है। इसका भुगतान कौन करेगा? आप, मैं या बिजली की कंपनी? या बहुत इनएफिशिएंट यानी कि अकुशल होगा, हम वहां व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम डीसी के बजाय एसी का उपयोग करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा इस समस्या को कैसे हल करती है? जब आप एसी का उपयोग करते हैं तो हम इन तारों के माध्यम से बहुत कम मात्रा में करंट भेजते हैं, बहुत कम मात्रा में करंट, ठीक है, और इसलिए ऊष्मा का क्षय बहुत कम होगा और इससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि अगर आप कम मात्रा में विद्युत धारा भेजेंगे यानी कि करंट भेजेंगे तो हमारे घरों में बिजली कैसे आएगी? यहीं पर ट्रांसफार्मर आता है। आपने इसके बारे में सुना होगा, हम विस्तार से यहाँ पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि यह उस कम धारा को लेता है और फिर इसे बढ़ाकर आपको उच्च धारा देता है, और यही ट्रांसफार्मर की खासियत है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान ही है। हमें समझना होगा कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, और यह सब हम उच्च कक्षाओं के वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस याद रखें कि ट्रांसफार्मर बहुत कम करंट लेकर इसे बहुत अधिक करंट में बदल सकता है। इस तरह हम बहुत सारी बिजली की बर्बादी बचा सकते हैं। अब यहाँ मुख्य बात यह है कि ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करते हैं, इसलिए आप इस ट्रिक का उपयोग केवल एसी के साथ कर सकते हैं, डीसी के साथ नहीं। और यही मुख्य कारण है कि हम एसी का उपयोग करते हैं, हम एसी सप्लाई करते हैं, क्योंकि यह हमें बहुत कम विद्युत धारा पर सप्लाई करने की अनुमति देता है और इससे बिजली की हानि बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम संक्षेप में बता सकते हैं और याद कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, क्या आप याद कर सकते हैं कि एसी और डीसी का क्या अर्थ है और वे वास्तव में क्या हैं, उनमें क्या अंतर है? दूसरा, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी शब्द का अर्थ क्या है? ये कहने का क्या मतलब है कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है? क्या आप इस बात को समझा सकते हैं कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज क्यों है? इसका मतलब है कि करंट अपनी दिशा 100 बार प्रति सेकंड बदल रहा है। ठीक है, तो इसे अपने दोस्तों या परिवारों के किसी सदस्य को समझाने की कोशिश करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अंत में, क्या आप समझा सकते हैं कि हम अपने घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए डीसी के बजाय एसी का उपयोग क्यों करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब देने में आपको कठिनाई हो रही है तो कोई बात नहीं, आप वापस जाकर वीडियो के उस हिस्से को फिर से देख सकते हैं।